हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और आज से जो टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे वो पीसीएस 1 द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। अब तक हम लोग संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। जो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज अब तक पब्लिश किए गए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 14-15 टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे। आज से यूपी पीसीएस 1 द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत इसमें आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों सेक्शन को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, और इसके अगले पार्ट में हिंदी वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर से टेलीग्राम पे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, जैसे जैसे टेस्ट सीरीज जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर कराया जाएगा, वो सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है यूट्यूब पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस जो भी टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं उसको करते रहिए, क्योंकि कोई ये है कि क्राइटेरिया नहीं बना है कि इस टेस्ट सीरीज से या इस पब्लिकेशन के या इस कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं, जो नया पैटर्न है एग्ज़ाम का उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट है, अपना जो आप पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे उसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है, और बाकी कोशिश करेगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे आंसर आप लोग टिक करें, और लास्ट में ज़रूर देखा करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करना अपने द्वारा टेस्ट सीरीज का वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चले कि कौन से सेक्शन हमारे ठीक ठाक हैं, किस सेक्शन में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। हाल ही में नवंबर 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। कोल इंडिया लिमिटेड केवल गैर कोकिंग कोयले का उत्पादन से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, नवंबर 2024 में इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए, बात बिल्कुल सही है। और 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला गैर कोकिंग खदान वार्षिक की एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो इसके द्वारा कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला इन दोनों का उत्पादन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल गैर कोकिंग कोयले का उत्पादन करता है। ठीक है, जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है इसके द्वारा कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला दोनों का उत्पादन किया जाता है। ठीक, और इसके बारे में अगर और हम कुछ देखें तो इसे जो है कोयल मंत्रालय द्वारा इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, और 2024 में इसका जो कुल उत्पादन था 773.6 मीट्रिक टन था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ही हो जाएगा। और यह एक महारत्न कंपनी, ये भी याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा इस अवसर पर स्वर्ण जयंती लोगो भी लॉन्च किया गया। ठीक है, और उस लोगो का जो शुभंकर था वो आपका अंगारा था। ठीक है, अंगारा था। ठीक, तो सही आंसर ये हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, यह बताना है। देखिए इसका जो आयोजन है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत इसके पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम, इसका उद्घाटन किया गया। कावेरी का गंगा से संगम यह दक्षिण भारत की नृत्य और संगीत परंपरा को उत्तर भारत में ला रहा है, और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से उत्तर भारत की जो कलात्मक परंपरा है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक अलगाव देखने को मिलता है, उन परंपराओं को, उन संस्कृति को एक दूसरे में समाहित करना, एक दूसरे से जोड़ना, और उत्तर भारत की जो संस्कृति है उससे दक्षिण भारत के लोगों को अवगत कराना, और दक्षिण भारत की संस्कृति से उत्तर भारत के लोगों को अवगत कराना, और एक जो कह सकते हैं सामंजस्य की भावना का विकास करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 का आयोजन जो बाकू में किया गया था, और इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2030 तक पूर्व लक्ष्य $100 से बढ़ाकर के $300 बिलियन प्रति वर्ष तक अर्थात 3 गुना कर विकसित देशों को आगे रखना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, अर्थात इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, क्योंकि जो COP21 है UNFCCC द्वारा इसका आयोजन होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो जलवायु परिवर्तन पर है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है नवंबर दिसंबर 2024 के हैं, तो यह क्वेश्चंस पूछने की संभावना जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ये करंट के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, और इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2035 तक पूर्व लक्ष्य के $100 बिलियन से बढ़ा करके $300 बिलियन प्रति वर्ष अर्थात 3 गुना विकसित देशों द्वारा देने की बात की गई थी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, और भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया गया था। भारत द्वारा इसे मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है और वर्तमान समय में जो बेरोजगारी है, उसके द्वारा 300 बिलियन जो विकासशील और अल्प विकसित देशों को देने की बात की गई है, वह बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और यह जो है 2030 नहीं बल्कि 2035 है। इसमें क्या कहा गया है, 2030 तक। ठीक है, 2030 नहीं बल्कि 2035 है। ठीक है, 2035। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको गलत विकल्प की चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 15 से 16 नवंबर 2024 को किया गया था, और इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोजन है 15-16 नवंबर 2024 को नहीं बल्कि 5-6 नवंबर 2024 को किया गया था, और मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और इसका जो आयोजन है संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा मिल करके किया गया था। ठीक है, और यह जो शिखर सम्मेलन है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अभिव्यक्ति है, जो धम्म के साथ एशिया की सामूहिक समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। 5-6 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित किया गया था, तो सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कौन नवंबर 2024 माह में बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है ड्यूमा बोको को जो बोत्सवाना है वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में देखिए। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। योजना की अवधि 5 वर्ष है, और योजना का जो अनावरण है 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, कूट के हिसाब से आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का अनावरण किया गया था। और पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, जिसका वित्तीय परिव्यय 5 साल मतलब 2024-25 से लेकर के 27-28 तक लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है सही। ठीक है, और इसमें आपका पहला दूसरा सही होगा। ठीक है, पहला सही है और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक, क्योंकि इसका जो अनावरण किया गया था 76वें नहीं बल्कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। योजना की अवधि 5 वर्ष है, और इस 5 वर्ष के अंतराल में 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। और योजना का जो समय है 2023-24 से लेकर के 27-28 तक इसका समय है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका 1, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोग जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं और इसमें जो है क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाल ही में शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो
ने ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल कर ली। इसके निर्देशक कौन है? इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्देशन किया गया था चिदानंद एस नाई के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। हाल ही में विमोचित पुस्तक जस्टिस फॉर द नेशन के लेखक कौन है? इसकी रचना की गई थी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसकी रचना देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन जारी किए गए। जस्टिस फॉर द नेशन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पर कुछ विचारों को व्यक्त किया गया है। भारत में जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़ कम करने के उपाय की बात की गई है। उसके साथ साथ विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता, भारत में कानूनी सहायता प्रकोष्ठों के कामकाज पर एक रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया गया है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 2025 के कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका आयोजन जो किया गया था 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट अर्थात पीएम ई ड्राइव योजना को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया। भारत सरकार का लक्ष्य 2075 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है प्राप्त करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 को पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट अर्थात पीएम ई ड्राइव योजना को लागू किया गया और यह 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। और इसकी योजना के अंतर्गत कैबिनेट द्वारा 10,900 करोड़ रुपये के वित्त का आवंटन भी किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2070 तक भारत की महत्वाकांक्षी नेट शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में यह योगदान देगा, ठीक है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसरो, जैक्सा, नासा या फिर रॉसकॉस्मॉस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन 7-8 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक श्री तपन डेका हैं। 2 अगस्त 2019 को एनआईए एक्ट में संशोधन किया गया जिसमें नए अपराध जोड़े गए और एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुडिक्शन है यह दिया गया था, जिसकी वजह से अब एनआईए विदेश में भी जांच कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? एक सेकेंड, कौन सा विकल्प इसका गलत है यह बताना है। देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक श्री तपन डेका ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, इनके द्वारा 7 नवंबर को नई दिल्ली में एनआईए गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया था। और यह वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बल, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी के बीच कोलैबोरेशन करने की बात की गई है, ठीक है। और एनआईए के वर्तमान समय में जो महानिदेशक हैं वह सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है। सदानंद वसंत दाते, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट गाथा किससे संबंधित है? आज़ादी के छिपे हुए नायकों की कहानियों को सामने लाना, भारतीय लोकगीतों के प्रचार और प्रसार से, इसरो के महत्वपूर्ण सफल अभियानों से या फिर सैन्य विरासत के संरक्षण और विस्तार से? कौन सा विकल्प इसका सही है? प्रोजेक्ट गाथा का संबंध किससे है? इसका संबंध है सैन्य विरासत के संरक्षण और उसके विस्तार से संबंधित है प्रोजेक्ट गाथा, ठीक है। और इसे जो है 8 और 9 नवंबर 2024 को इस महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन कराया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन कराया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक एवं भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों को एक साथ एकत्र करना, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप श्रेणी में लीडर में रखा गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत उत्तराखंड के कुफरी गांव से की गई थी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत उत्तराखंड के कुफरी गांव से की गई थी, यह गलत है। वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें
तो उत्तराखंड से शुरू किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के कुफरी गांव से न शुरू करके उत्तराखंड के माणा गांव से किया गया था। ठीक है, माणा गांव से। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 के बारे में देखिए। भारत के 3 संस्थान शीर्ष 50 में और 9 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD 34वें स्थान पे है। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, भारत के 2 संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 के शीर्ष 50 में और 7 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि भारत के 3 नहीं बल्कि 2 शीर्ष 5 में हैं। ठीक है, और 9 नहीं बल्कि 7 जो है टॉप 100 में है। और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD 34वें स्थान पे है। ये भी आपका गलत है, क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या फिर IITD दिल्ली जो है यह 44वें स्थान पे है, न कि 34वें। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और आज इनके द्वारा भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया गया, इससे ये और ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है या अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या फिर ब्रिस्बेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर डी है, ब्रिस्बेन में। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है क्वींसलैंड के जो साथ भारत के संबंध को और मजबूत करना। ठीक है, क्योंकि यह जो वाणिज्यिक दूतावास है यह क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में स्थापित किया गया। ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्यिक दूतावास है। इससे पूर्व पर्थ, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में, ठीक है, पर्थ में, सिडनी में, मेलबर्न में जो है स्थापित किया जा चुका है और यह आपका चौथा है। ठीक है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो ECTA है यह भी 29 दिसंबर 2022 को लागू हो गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? यह दिया गया है थाईलैंड द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 12 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को और शहीदी दिवस 24 नवंबर को। कौन सा विकल्प इसका गलत सही सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ठीक है सर, बाकी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और गुरु नानक देव जयंती के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, 12 नवंबर को। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संविधान के 50वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत को सुदृढ़ किया गया। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2005 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है और इससे जो है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही, बाकी गलत है। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान समय में देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और ऐसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और कौशल के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि भारत के आर्थिक विकास में वो भी अपना योगदान दे सकें। और जो प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी या फिर मौलिक अधिकार जो बनाया गया था वह 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और उसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना क्या होगा, उनका मौलिक अधिकार होगा या फिर उनको शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार होगा उनका। ठीक है, और उसके साथ साथ जो शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम है इसे 2009 में जो कि 1 अप्रैल अधिनियम आया था 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। विश्व स्नूकर चैंपियंस 2024 के बारे में देखिए, यह खिताब किसके द्वारा जीता गया था? यह जो है पंकज अडवाणी ने जीता था। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदन में अभूतपूर्व +25.7% की वृद्धि दर्ज की।
पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि के साथ भारत 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर था। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका, और पेटेंट आवेदन के मामले में विश्व स्तर पर भारत छठे नंबर पर है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदन के मामले में 25.7% की वृद्धि की थी, जो कि गलत है। भारत द्वारा जो वृद्धि किया गया था वह 15.7% का किया गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया था। औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया था। 2014 को भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, देखिए कूट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की अगर हम बात करें तो यह इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, जिससे भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ 2015 में भारत सरकार द्वारा 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, कब की गई थी इसकी घोषणा? इसकी घोषणा की गई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में, ठीक, न कि 2014 में। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी को 25 नवंबर 2024 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के राज्यों के सम्मेलन PSP के 29वें सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWUC 1999 में लागू हुआ और वर्तमान में इसमें 193 देश इसके सदस्य हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC 1997 में लागू हुआ था। ठीक है, न कि 1999 में। कब लागू हुआ था? 1997 में। ठीक है, 1997 में यह लागू हुआ और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और इसके मुख्यालय की बात करें, द हेग अर्थात नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त करना और भारत इस सम्मेलन का मूल हस्ताक्षर करता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जारी करता है कौन? पोर्टलुस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, लेवी इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है पोर्टलुस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM ने 26 नवंबर 2024 को नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस वार्षिक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 उत्कृष्ट छात्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं और चिंताएं विषय पर चर्चा की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, इफ्फी का गोल्ड पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो पुरस्कार है टॉक्सिस को मिला है। ठीक है, टॉक्सिक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह फिल्म जो है लिथुआनिया की फिल्म है, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विकल्प सही है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सशक्त भारत श्रेणी के तहत कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हाल ही में किस वेब सीरीज ने 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार प्राप्त किया है? यह पुरस्कार किसे दिया गया था? यह प्राप्त हुआ है लंपन को। ठीक है, और यह एक मराठी वेब सीरीज है। ठीक,
जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी की उपस्थिति में 19 नवंबर 2024 को भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ताम्र पसाड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में ताम्र पसाड़ी का अवशेष मिले हैं। ताम्र पसाड़ी के लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए थे। कौन सा विकल्प ताम्र पसाड़ काल के बारे में सही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ताम्र पसाड़ी की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगलों वाले क्षेत्रों को छोड़ करके प्रायः समूचे देश में ताम्र पसाड़ी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हालांकि जो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान हैं यहाँ भी जलाशय के किनारे ताम्र पसाड़ी बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में ताम्र पसाड़ी का अवशेष मिले, जो कि गलत है, ठीक है। जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरे भारत में ताम्र पसाड़ी की संस्कृति से संबंधित जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? जन्म लुम्बिनी में, निर्वाण कुशीनगर में, ज्ञान बोधगया में और प्रथम उपदेश श्रवणबेलगोला में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है। क्योंकि महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ का जो मृगदाव वन है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। और बाकी अगर श्रवणबेलगोला की हम बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पर बाहुबली गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। गुप्त राजवंश के बारे में इनका जो वर्गीकरण है इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में इसे लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह आपका ग्राम है, सबसे छोटा ग्राम होता था, उससे बड़ा विधि, फिर विषय, भुक्ति और फिर राज्य। सही आंसर इसका ए हो जाएगा गुप्त काल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चोल राजा राजराज के संबंध में देखिए, उसका शासनकाल 885 से 1014 ईस्वी तक था। उसने त्रिवेंद्रम में चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया। कौन सा विकल्प चोल राज्य के बारे में सही है, आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। उसका जो शासनकाल है, चोल राज्य के शासनकाल की अगर हम बात करें तो यह है 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक था, ठीक है, 1014 ईस्वी तक। तो बाकी दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। गौरी साम्राज्य के बारे में देखिए, यह उत्तर पश्चिम अफगान में स्थित था। गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ अब्बासी खलीफाओं के मातहत शासकों के रूप में किया था। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति में वृद्धि हुई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का जो प्रारंभ है गजनी के मातहत शासक के रूप में किया था, ठीक है, गजनी के मातहत शासक के रूप में किया था, न कि ये क्या कह रहे हैं, न कि अब्बास खलीफा के मातहत के रूप में, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, ठीक है। रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया और सल्तनत में शांति व्यवस्था कायम की। रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और एक गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। रजिया सुल्तान ने राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए रणथंभौर का अभियान किया था और इसके सेनापति कुतुबुद्दीन हसन ने रणथंभौर के किले को नष्ट कर दिया और अपने पूरे राज्य में रजिया ने शांति व्यवस्था को स्थापना किया था, ठीक है। उसके साथ साथ रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों के एक दल का गठन किया और एक गैर तुर्क अबिसीनिया जो याकूत खा था उसको बहुत ही ऊंचा पद दिया था, ठीक है। और फिर जो है आगे चल करके यह इससे शादी भी कर लेती है, ठीक है, जिसके बाद अमीरों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। सैयद वंश के बारे में देखिए, सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने की थी और सैयद वंश का कुल शासक 6 वर्षों तक चला था। सैयद वंश की जो समाप्ति है 1451 ईस्वी में हो गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि सैयद वंश का जो शासन है कुल 4 वर्षों तक, बस 4 वर्षों तक का इसका शासन चला था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, और स्टुअर्ट बारबोसा जो है कृष्णदेवराय और नुनिज अच्युत राय के शासनकाल में आया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही है। वीर शैव आंदोलन के बारे में देखिए। यह आंदोलन तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के माध्यम से सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया गया। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। शैव आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प शैव आंदोलन के बारे में सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मानसिंह यह जो है सूबेदार थे किस क्षेत्र के? बिहार के। मिर्जा अजीज कोको या काठियावाड़ के सूबेदार थे। मुनीम खां दक्कन के और कासिम खां कश्मीर के सूबेदार थे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही है। शिवाजी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की शासन प्रणाली दक्कनी राज्यों से उधार ली गई थी। प्रशासन में 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का स्वरूप मंत्री परिषद वाला था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है। ठीक, देखिए शिवाजी के प्रशासन की अगर हम बात करें तो यह इनका जो व्यवस्था था दक्कनी राज्यों से मिलता जुलता था और यह विशेषता अहमदनगर और बीजापुर के प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था। मराठा शासन व्यवस्था में 8 मंत्री नियुक्त किए गए थे जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था और इनका जो स्वरूप है मंत्री परिषद वाला नहीं था क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था और इनका जो कार्य था राजा को परामर्श देना मात्र था, जिसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। मुगल साम्राज्य के पतन में के परिणामों में कौन सा एक सही नहीं है? इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुगलों के पतन के पश्चात अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगलों की विरासत का दावा किया और इन शक्तियों ने मिलकर के अंग्रेजों के लिए एक नई चुनौती पेश की। मुगलों के पतन के बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को कठिन चुनौती दे सके। मुगल साम्राज्य के पतन ने शताब्दियों पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे के स्थान पर एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित किया। कौन सा विकल्प इसमें गलत है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मुगलों के पतन के बाद अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगलों की विरासत का दावा किया और इन शक्तियों ने मिलकर अंग्रेजों के लिए एक नई चुनौती पेश की। यह गलत है। इन मुगल के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वह एक दूसरे से ही संघर्ष करने लगी, एक दूसरे से ही लड़ने लगी, जिससे अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिला। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यही आपका गलत है। सिख धर्म के बारे में देखिए। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया था। गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू समुदाय में स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो 1666 से 1708 ईस्वी के नेतृत्व में सिख एक राजनैतिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हुई थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का जो नेतृत्व है गुरु गोविंद सिंह के कृपा पात्र बंदा सिंह ने किया था, जो इतिहास में बंदा बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प सही है बताना है। वॉरेन हेस्टिंग के काल तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश क्षेत्र प्रशासकीय इकाइयों में बटे होते थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 1772 ईस्वी में स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। मौलवी एवं हिंदू पंडित कानूनों की व्यवस्था से संबंधित थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा चौथा सही, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या कहा है? तीसरे में कहा है कि 1772 ईस्वी में स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी अदालतों को समाप्त कर दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, गलत है क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का जो समय है 1773 से 1785 तक था। ठीक है, 1773 से 1785 तक, और वॉरेन हेस्टिंग के काल में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1772 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें एक न्याय व्यवस्था की स्थापना किया गया था जिसमें प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की स्थापना की गई थी, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, जो मतलब जैसे क्रिमिनल से संबंधित जो या क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो मामले थे उनका जो निपटारा है फौजदारी में किया जाता था और जो ज़मीन जायदाद से संबंधित है उनका जो निपटाना है दीवानी में होता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा
पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। 1 2 4 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है, आर्य की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वन कानून के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया। कौन सा विकल्प ब्रह्म समाज के बारे में सही है, यह आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर 1864 में चिविंदी श्री धारलू नायडू द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज की तरफ वेद समाज भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा करता था। वेद समाज जातिवाद विरोधी और विधवा पुनर्विवाह तथा कन्याओं की शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करता था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में 25% वृद्धि मांग की। उन्होंने मजदूरों को अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर जाने को कहा। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान स्वयं आमरण अनशन किया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है वो आपको बताना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 4। 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने मजदूरों की मजदूरी में 25% की नहीं बल्कि 35% की वृद्धि की मांग की थी। ठीक है, 35% की। तो पहला, तीसरा, चौथा सही, दूसरा गलत है। स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तब दोनों एक हो गए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच बुनियादी स्तर पर कोई मतभेद नहीं था। ठीक है, इसमें गरम दल और नरम दल की ये बात कर रहा है। ठीक है, दोनों दल कांग्रेस के भीतर समाहित हुए और अपने अपने तरीकों से कार्य करते थे। इसके साथ साथ दोनों ही दलों के बीच परस्पर संबंध जो थे वो मधुर थे और सौहार्दपूर्ण थे, और दोनों ही एक दूसरे के साम्राज्य विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे। ठीक है, तो और राष्ट्रीय संघर्ष के समय दोनों जो है एक दूसरे से मिलकर के कार्य करते थे। ठीक है, जो स्वराजवादी थे और जो अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक, तो जो स्वराज पार्टी के समर्थक थे उनको स्वराजवादी कहा गया, और जो स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। ठीक है, मतलब परिवर्तन समर्थक स्वराजवादियों को कहा गया, और जो इसके समर्थन नहीं थे उसे परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहा गया। ठीक, बाकी 1923 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको आपको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत है यह हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942, 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, ठीक है, 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, लेकिन 22 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, और उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह 1945 में हुई थी, 1945 में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 1 3 2 4, ऑप्शन बी, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखिए, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध में आपको लगाना है। ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए इनकी अगर हम बात करें, महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था वह 1924 में किया गया था, 1924 के बेलगांव में। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में किया गया था। ठीक, 1929 में, मतलब पहला लाहौर में हुआ था। इसके बाद 1936 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा किया गया था। फिर 1936 में ही फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, बाकी वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर इसका 1 4 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 2 3। संविधान के बारे में देखिए,
जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए दूसरा तो आपका सही है, पहला गलत है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों का संविधान है उसमें लोकतांत्रिक देश, उसमें लोकतांत्रिक सरकार ही होगा या फिर से उसमें संसदीय शासन ही देखने को मिलेगा। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण चीन और वेनेजुएला है। ठीक है, वहाँ भी संविधान है लेकिन कहाँ वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन संसद के अंगों में शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना। देखिए इसमें राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों द्वारा मिलकर के संसद का निर्माण होता है। कह सकते हैं कि ये तीनों संसद के भाग हैं। ठीक है, 1 2 3 सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, 1 2 3। धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखिए, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथ में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। धर्म क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दे सकता है। ठीक, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है कूट के हिसाब से। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन इस पर देखिए, अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। मंत्रिमंडल के बारे में देखिए, सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में देखिए, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक और शिक्षा का अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार जो हैं इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं ये जो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 3 4 ये सभी अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित किया गया है। धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। यह अधिकार व्यक्तियों की राज्य प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है बल्कि उनके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, गलत विकल्प पूछा है। ठीक है, पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में देखिए, यह निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। यह अन्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटार भी कर सकता है और यह अपने अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षण भी और नियंत्रण भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 4 सही, तीसरा गलत है। ये क्या कह रहा है कि यह अन्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटान कर सकते हैं, गलत है। ठीक है, हाई कोर्ट, जिस भी राज्य का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, यह उस राज्य के जो भौगोलिक सीमा है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। अन्य राज्य से संबंधित किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1966, सिक्किम 1974 और झारखंड 2000 ईस्वी। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा।
गुजरात का जो गठन है, क्या पूछा है, इसमें कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा और चौथा। महाराष्ट्र का जो गठन 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को का गठन हुआ था, ठीक है। तो महाराष्ट्र का 1960 में। और सिक्किम की बात करें तो 1974 नहीं, भारत का पूर्ण राज्य का था। सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में दिया गया था, ठीक है। ठीक, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है। इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ और यह ईसाई धर्मानुयायी थी। यह संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। यह स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में महिला बाल विकास मंत्री थी। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, इसकी अगर हम बात करें, इस गलत यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, ठीक है, न कि महिला बाल विकास मंत्री, ठीक। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 1977 के लोकसभा चुनाव के बारे में देखिए, कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में महज एक सीट मिली। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें, कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखिए, राम मनोहर लोहिया के बारे में देखिए। यह जो है समाजवादी नेता और विचारक थे। यह स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया। इन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की और यह अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प राम मनोहर लोहिया के बारे में सही है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वह संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची का जो उल्लेख है उसकी बात की गई है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का जो विधि मानकीकरण है इसका उल्लेख है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर 3-1-4-2 ऑप्शन सी हो जाएगा, 3-1-4-2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 54, जिसमें भारत के निर्वाचन की बात की गई, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर वो भी आपका ये हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, ठीक। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 की अगर हम बात करें, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें भाग 8 जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य और भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3-1-4-2 ऑप्शन ए हो जाएगा, 3-1-4-2। मानव विकास के मापन के बारे में देखिए, मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुँच को कार्यशक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के संदर्भ में उनकी रैंकिंग, शैक्षिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, कौन सा पूछा है, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत के आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में देश में विनिर्माण गतिविधियों की चर्चा नहीं मिलती है। इस काल में इंग्लैंड ने भारत को मात्र कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाए रखा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि सूती व रेशमी वस्त्र, धातु आधारित और बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी जो शिल्पियों हैं या केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था, ठीक है। ठीक, तो सही आंसर इसका दूसरा सही है, पहला गलत। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र को के घटते क्रम में बताइए। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा,
इनकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो है वो आपका कृषि क्षेत्र, फिर आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद है आपका विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, ठीक। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, यह जो है 70 से लेकर के 75% इसका योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का लगभग 10% और सेवा क्षेत्र का था लगभग 15 से 20%, 15 से 20%। ठीक है, औपनिवेशिक काल में। सही आंसर इसका 1, 3, 2 सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड की रचना इनके द्वारा की गई थी। इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, और रमेश चंद्र द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना रमेश चंद्र ने की थी। BH बाडेल पावेल, इनके द्वारा द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की गई थी, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और अमर्त्य सेन ने गरीब और अकाल की रचना की थी। सही आंसर इसका 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए, समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि की एक पद्धति के रूप में उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के बारे में कौन सही है? इसके अंतर्गत फल, सब्जियों, रेशेदार फसलों, सुगंधित पौधों को शामिल किया जाता है। मसाला, चाय, कॉफ़ी तथा औषधि पौधों का इसमें शामिल नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, पूंजी स्टॉक उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक है। फर्म उत्पादन इकाइयाँ निर्गत वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि निर्गत की अगर हम बात करें, किसी एक वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक होता है उसे पूंजी स्टॉक कहा जाता है। उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा जाता है और उद्यमी द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में उनको बेचने और लाभ प्राप्त करने को निर्गत कहा जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंपत्ति एसेट मूल्य संचय का कार्य कर सकता है? सोना, बंधपत्र, भू संपत्ति, मकान। कूट के हिसाब से बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है मूल्य संचय का कार्य कर सकती हैं, सभी परिसंपत्तियाँ। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है और यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, कब होगा? जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी हो, जैसे कि वर्तमान समय में आप स्थिति देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लोग शिक्षित हैं लेकिन इनके पास व्यावसायिक जो शिक्षा है वो नहीं है, जिस कारण जो बेरोजगारी हो अपने चरम सीमा पर है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्हें कालक्रम से आपको लगाना है, इनको कालक्रम से लगाना है। ठीक, MRTP एक्ट की अगर हम बात करें, यह कब आया था? यह आया था आपका 1948 का है। ठीक है, MRTP एक्ट, इसे मिनिमम वेज एक्ट कहा जाता है। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, यह है 1951 का। 1951 का फेरा की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यह 1973 का है, 1973 का। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह आपका 1969 का है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करना आवश्यक नहीं है। भारत एक विकासशील देश है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, सॉरी दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि WTO के प्रावधानों के अनुसार विकसित देशों द्वारा कृषि को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में 6 वर्षों के भीतर 20% तक, जबकि विकासशील देशों को 10 वर्ष के भीतर 13% तक कमी करना अनिवार्य है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सही सम्मिलित है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या को हल करने के लिए, जानकी रमन समिति का गठन शेयर घोटाले की जांच करने के लिए, मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए, तारापोर समिति का गठन बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए,
किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तारापुर समिति का जो गठन है वह पूंजी खाते में रुपए की जो परिवर्तनीयता है उसे से संबंधित सलाह देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बात करें अगर दत्त समिति 1969, वाचू समिति 1971 और राजमन्नार समिति 1971, ठीक है, चक्रवर्ती समिति 1985, किसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दत्ता समिति का गठन 1969 में औद्योगिक लाइसेंस की प्रक्रिया को समझने के लिए या फिर सुझाव देने के लिए किया गया था। वाचू समिति का गठन 1971 में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सुझाव देने के लिए। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सुझाव देने के लिए। और चक्रवर्ती समिति का गठन मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए जो परामर्श देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्नलिखित योजनाओं को मेल मिलाप करना है। ठीक है, इसमें जो है आपको मिलान करना है। इसकी अगर हम बात करें, प्रथम गोलमेज, द्वितीय प्रथम योजना जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, द्वितीय योजना, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, प्रथम योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? प्रथम योजना के अंतर्गत जो प्रावधान हुआ था इसमें स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि, या फिर देखिए प्रथम योजना के अंदर आधारभूत उद्योगों के प्रसार की बात की गई थी। ठीक है, दो 4 5। देखिए प्रथम योजना के अंदर सामुदायिक विकास की बात की गई थी। ठीक, प्रथम योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की बात की गई थी। जो द्वितीय योजना है इसमें तीव्र औद्योगिकरण की। तृतीय योजना के अंतर्गत जो बात की गई थी, तृतीय योजना के अंतर्गत जो है आपका आधारभूत उद्योगों के प्रसार की बात की गई थी। ठीक है, चतुर्थ योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ समृद्धि पर जोर दिया गया था। और पाँचवीं योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए प्रथम योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना के अंदर आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ योजना जो आपका है, ठीक है, चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति और पंचम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। 2 1 3 5 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह, इन सभी का स्थापना के क्रम इन्हें लगाना है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की बात करें 1982 में हुआ था नाबार्ड का समय। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो स्थापना किया गया था। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो स्थापना है 1992-93 में हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की गई थी 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs की स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं और इसकी शुरुआत कब की गई थी उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1976 में। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की शुरुआत 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM की 2005 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 2 1 4 3 ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कृषि श्रमिक सामाजिक कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1999 में। रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत 1993 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1 ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में देखिए, कौन कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, K2, धौलावीरा, नंदा देवी, नामचा पर्वत। कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2। जो दूसरा है वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि K2 जो है वह ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उत्तर पूर्व भारत में कार्बी एंगलोंग भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि कार्बी एंगलोंग क्षेत्र मध्यवर्ती असम में स्थित है और यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मिजोरम। देखिए इसकी जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 3 4। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिम में, असम के साथ बांग्लादेश की उत्तरी और पूर्वी हिस्से की सीमाएं लगती हैं, जबकि मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की पूर्वी सीमा लगती है। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। आबोहवा प्रतिरूप के बारे में देखिए, ग्रेनाइट चट्टान
ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्र में वृक्षाकार प्रतिरूप सबसे अधिक विकसित होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समानांतर प्रतिरूप देखने को मिलता है। गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्र में आर्य प्रवाह देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITCZ इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में आपको बताना है। यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है। इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन और उत्तर पूर्व व्यापारी पवन का विस्तरण क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हो जाएगा ITCZ के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ मृदाएँ दी गई हैं और कितने क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, लाल मृदा का विस्तार 28 भारत के कुल भूभाग के 28.5% पर लाल मृदा का विस्तार है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है लगभग भारत के 43% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक, और काली मृदा का जो विस्तार है लगभग 15% और मरुस्थली 4%। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन सी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली जो वनस्पति पेटियाँ हैं उनको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए नीचे से ऊपर जाने पर पर्णपाती वन, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधी वन, उसके बाद लाइकेन। ठीक है, टाइगा वन। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ झूम कृषि दिएगा और संबंधित राज्य दिया गया है। बेवर मध्य प्रदेश में, पामाडाबी उड़ीसा में, कुरुबा झारखंड में। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही था। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। स्थानांतरित कृषि जिसे कर्तन कृषि भी कहा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है बेवर, ओडिशा में इसे पामाडाबी कहा जाता है और झारखंड में इसे कुरुबा कहा जाता है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, जनपद खनिज फाउंडेशन के बारे में। खनन संबंधी परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए कार्य करने हेतु देश के हर जिले में इसकी स्थापना की गई है। यह खनिकों के द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होता है। यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है? पहले में क्या कह रहा है कि खनन संबंधी परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए कार्य करने हेतु देश के हर जिले में इसकी स्थापना होगी। बिल्कुल नहीं, देश के हर जिले में नहीं इसकी स्थापना होगा। ठीक है, यह खनन से संबंधित परिचालन में प्रभावित लोगों और क्षेत्र के हितों उसके साथ साथ लाभ के लिए काम करता है। और यह खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में जनपद खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जो कि एक गैर लाभकारी निकाय है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो योगदान है स्वयं वित्त पोषित होता है। और यह जो है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित, ठीक है, जिलों में स्थापित किया जाएगा। और यह उन्हीं जिलों में स्थापित होता है, उन्हीं राज्यों के उन्हीं जिलों में जो खनिजों से संबंधित हो। अभी बताइए जिस जिले में या फिर जिस राज्य में खनिज संसाधन न पाए जो वहाँ पे इसका स्थापना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सभी जिलों में स्थापना होता है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती है? उत्तर प्रदेश में कोरिया, तमिलनाडु में गोंडा, राजस्थान में गरसिया और उड़ीसा में खोड़। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। राजस्थान में गरसिया ये आपका गलत है। राजस्थान में गरसिया या शिकार और मत्स्य करते हैं। ठीक है, और समूह में रहते हैं। स्थानांतरित कृषि पद्धति इनकी में नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पृथ्वी की जो परपटी में पाए जाने वाले तत्व हैं इनको सही क्रम में लगाना है। पृथ्वी की भूपरपटी में देखिए इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, फिर आपका जो ये कैल्शियम है और सोडियम है, ये सभी जो है इस क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को कुछ ज्वालामुखी दिए गए और देश दिया गया है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे है? सबनकाया ज्वालामुखी की हम बात करें तो यह पेरू में है। माउंट एटना है इटली में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में और मेरापी इंडोनेशिया में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, यह क्षेत्र बाढ़ के तल में ऊंचा होता है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। पंजाब के मैदान में इसे छाया कहा जाता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है। यह किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है बांगर का। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह विशेषता बांगर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, मृदा की कार्बन अभिग्रहण क्षमता में ह्रास, जलवायु लोचदार फसलों का उत्पादन और मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि। कौन सा इसमें जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3 शायद सही, दूसरा गलत है। मृदा की कार्बन अभिग्रहण क्षमता में ह्रास, ये गलत है। मृदा की कार्बन अभिग्रहण क्षमता में वृद्धि होगा, ना कि ह्रास। ठीक है, तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है।
निम्नलिखित जो स्थानीय हवाएं दी हैं उनके बारे में देखिए। ब्लिजार्ड या साइबेरिया क्षेत्र अमेरिका, कनाडा वाले में क्षेत्र में प्रवाहित होता है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और के विक्टोरिया प्रांत में चलता है। चिनूक अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में, और मिस्ट्रल अमेरिका कनाडा के रॉकी पर्वत के पूरी ढाल पर प्रवाहित होता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। मिस्ट्रल की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है जो स्पेन और फ्रांस में सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ घास दिए गए और वे कहाँ पे पाए जाते हैं उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। सिलवास या कहाँ पाए जाते हैं? सिलवास की अगर हम बात करें, या आपके पाए जाएंगे अमेजन नदी, द्रोणी और विश्वती वर्षा वन में मुख्य रूप से पाए जाएंगे। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, सिलवास, अमेजन नदी, द्रोणी, विश्वती वर्षा वन में। लानोज ओरिनिको नदी बेसिन में। ठीक है, ग्रान चाको जो है उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी पराग्वे निम्न भूमि प्रदेश में, पंपास अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति महोगनी, रोजवुड, आबूनस है। यह वृक्षों में शीघ्र पुनर्जीवन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है, यह किस क्षेत्र की विशेषता है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वर्षावन की विशेषता है। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? कजाकिस्तान से सीमा साझा करता है। और रोड आइलैंड यह संयुक्त राज्य अमेरिका, और बवेरिया है जर्मनी में। लाल सागर इरिट्रिया। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है इसका सही है। ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कुछ मरुस्थल दिए गए और क्षेत्र दिया गया है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? यह आपके तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रेट सैंडी है ऑस्ट्रेलिया में। आटाकामा चिली में है, और मोजावे है अमेरिका में। सही आंसर इसका हो जाएगा A, B, C, D, अर्थात 1, 2, 4, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। लौह अयस्क के लिए मिशाम्बी खान प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए बाकू जो कि अजरबैजान में है। और तांबा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका विंघम है। यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम है। सही आंसर इसका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ही हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सही है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? इसका वजह क्या है? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से। अश्वशक्ति से शक्ति की इकाई, समुद्री मील से नौ संचालन में दूरी, और सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई। कौन सा विकल्प सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका गलत है, क्योंकि सेल्सियस से ताप का मापन किया जाता है, न कि ऊष्मा की इकाई। ऑप्शन डी सही है। ठीक, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है। निम्नलिखित में से A, B, C और D, यानी इन्हें बनाने के क्रम में आपको लगाना है। ठीक, इनका जो विकास हुआ था इनके क्रम में लगाना है। भारत द्वारा सबसे पहले जो बनाया गया था SLV का निर्माण किया गया था। ठीक है, स्पेस लॉन्च व्हीकल का 1979 में। ठीक, उसके बाद आपका ASLV बना था, उसके बाद ASLV बना था। इसे कब बनाया गया था? 1987 में इसका विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का बना था 1993 में। ठीक, 1993 में। फिर आपका GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बनाया गया था 2001 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका CBAD। ऑप्शन डी, CBAD। ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल सतह से वायु में मार करने वाला है। ठीक है, पिनाका यह मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है, पिनाका। और निशांत जो है चालक रहित युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वॉशिंग सोडा, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कास्टिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। इसका सही आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, माल्टोस माल्ट में, एसिटिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखिए अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल की, देखिए एस्कार्बिक अम्ल आपका विटामिन सी, ठीक है, जो नींबू वाले फलों में पाया जाता है। माल्टोज माल्ट में उपस्थित होता है। और यह किसी अन्न को अंकुरित करा करके फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहा जाता है। बाकी दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो दही में क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बाकी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? और ये जो पाया जाता है कोई खट्टा पदार्थ ही है जिसमें यह पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। एपीकल्चर के अंदर शहद मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर में सिल्क वर्म अर्थात रेशम कीट का पालन, पीसीकल्चर लाख कीड़ा, हार्टिकल्चर फूल। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पीसीकल्चर के अंतर्गत जो किया जाता है मछली पालन होता है, ठीक है, मछली पालन, तो सी इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है वो आपका अल्फाल्फा है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत कॉड या कृत तेल या फिर सूर्य की रोशनी। विटामिन ई का गेहूँ भ्रूण तेल हो गया। और विटामिन सी नींबू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त का कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जो मतलब खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। और शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्वार्ज में सोडियम सिलिकेट होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। नेक्स्ट देखिए इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पेप्टिक वर्ण इस किससे होता है? यह होता है जीवाणुओं द्वारा। डेंगू या वायरल डिजीज है, विषाणु द्वारा होता है। और फिल पाँव जो है कृमि द्वारा होता है, ठीक है। फिल पाँव जो है कृमि द्वारा होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 1 3 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें कब जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी थी उससे आपको बताना है, कौन सही सम्मिलित नहीं है। 1971 से 81 में 24.66%, 81 से 91 में 23.87, 91 से 1 में 21.54 और 1 से 11 में 19.5। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इस समय 19.5 नहीं बल्कि 17.7% था, ठीक है, 2001 से 11 में, तो डी इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का जो आरोही क्रम है उसमें लगाना है। देखिए इसमें बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका सही है। बिहार में 61.8 है, ठीक है। राजस्थान की बात करें 66.1 है। उत्तर प्रदेश यह 67.7 है। और मध्य प्रदेश 69.3 है, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या होगा? भौगोलिक दृष्टि से इसका हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन सी इसका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का जो अनुपात है कितना है? महिला पुरुष जनसंख्या का जो अनुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ मेला दिए गए और जिला दिए गए। कौन से मेला का आयोजन कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। गोविंद साहब मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये होता है आपका अम्बेडकर नगर में, ठीक है। गोविंद साहब मेला का आयोजन अम्बेडकर नगर में होता है। कैलाश मेला का आयोजन कहाँ होता है? कैलाश मेला का आयोजन क्या होता है? आगरा में। सैयद सलार मेला का आयोजन बहराइच में होता है और शाकुम्भरी सहारनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 4 1 2 3 4 1 2। नेक्स्ट देखिए इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खेल का सामान बनता है मेरठ में। दिया सलाई बनाया जाता है आपका बरेली में। पीतल का सामान बनाया जाता है मुरादाबाद में। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में की जाती है। सही आंसर 3 4 1 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? यह आपके नोएडा में है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह लखनऊ में है। नेशनल जालमा लेप्रेसी जो है आगरा में है। और उसके बाद आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल यह मेरठ में है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा इसका 4 3 1 2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। रियो शिखर सम्मेलन और ब्रटलैंड रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की हम बात करें, यह हुआ था 1992 में। ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा जो प्रकाशित किया गया था रिपोर्ट, यह हुआ था 1987 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 1989 का है और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें, यह 1972 का है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी इसका सही है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसका वजह क्या है? इसका जो मुख्य वजह है, कूट के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सही बात। पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर कटौती, ये बात भी सही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगान, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका भी व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है, जिस कारण इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो 2 आपका जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका 3, जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3, 4 क्योंकि जैविक कीटनाशक जो है, यह जो आपके कह सकते हैं, क्या कहते हैं, जो पक्षी हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली जो दवाइयाँ हैं, अन्य जो पेस्टिसाइड हैं रासायनिक, वो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, जबकि जैविक नहीं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी इनके प्राकृतिक आवास में ह्रास हो रहा है, ये भी एक बहुत मेजर वजह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। आर्य की सही व्याख्या करता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास हो रहा है, जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधी, बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, जो वनों की कटाई की जाएगी और लोगों का अधिवास के लिए घर वगैरह का निर्माण किया जाएगा, तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, वन क्षेत्र में ह्रास होगा। ये बात दोनों एक दूसरे से संबंधित है और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। खनिज जो समाप्त होने योग्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। बायोगैस की बात करें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और वन अपरोपण वर्षा से संबंधित है। सही आंसर इसका 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक है, देखिए, कुछ दिवस दिए गए घटनाएं, जैसे अप्रैल की बात करें, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस के रूप में। और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। सही आंसर डी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए। इंतांकी कहाँ पे है? इंताकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। बेतला है, बेतला जो है आपके झारखंड में है। सिरोही है मणिपुर में और गोइंदी है तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 139 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 11। और क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित कथनों पर पढ़े और जवाब दें। क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो है आपका ये हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। भारत के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। तो क्या भारत का आर्थिक विकास केवल जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, इसी से हो सकता है? तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा मजबूत तर्क नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, ये आपके GS वाले सेक्शन थे। बाकी इसके आगे जो है हम लोग हिंदी वाला सेक्शन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस GS वाला सेक्शन कवर करेंगे। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही में। देखिए, एक टेस्ट सीरीज पहला था, इसमें इसको बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी कराया गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक डेमो के रूप में इसे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये कराया जाएगा। ठीक, इसके जो भी 25-30 टेस्ट सीरीज हैं, नहीं तो
किसी दूसरे पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।